नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी लखीमपुर खीरी मामले में मंत्री के बेटे से हुई पूछताछ की। कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ किसानों के नए ऐलान की। जानेंगे कांग्रेस को कब तक मिल सकता है पार्टी का नया अध्यक्ष। यूपी चुनावों को लेकर क्या है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का प्लान। बात करेंगे यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर मायावती के दावे की। मुंबई में एनसीबी की छापेमारी पर शुरू हुई राजनीति की। और बुलेटिन के आखिर में बात बिजली को लेकर शुरू होने वाली परेशानी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो। बाबुल ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष से मिलने के लिए मांगा है समय, उन्हें पत्र लिखकर दी है जानकारी। लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर सौंपूंगा अपना इस्तीफा। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप। यूपी चुनावों के लिए कांग्रेस को पहुंचाया जा रहा है फायदा। कांग्रेस से हमारा कंपटीशन नहीं। प्रियंका की यूपी में बढ़ी सक्रियता से अखिलेश को लग रहा है डर। कृषि कानून को लेकर बोले किसान नेता राकेश टिकैत। सरकार को वापस लेने होंगे कानून। किसानों की चिंता पर बोले पीएम। एमएसपी कागजों पर नहीं धरातल पर चाहिए, उसके लिए कानून की गारंटी भी ले। भारत और चीन के बीच एलएसी पर कल होगी बात। सुबह 10:30 बजे से मोल्डो में शुरू होगी बातचीत। हॉट स्प्रिंग्स विवाद को समाप्त करने के लिए होगी बातचीत। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के साथ ही किसान संगठन और विपक्षी दलों का दबाव काम कर गया है। भारी दबाव के बीच इस घटना के मुख्य आरोपी केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्र मोनू ने आज पुलिस के सामने खुद को पेश कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उससे लंबी पूछताछ शुरू की। आज सुबह से ही सभी की नजरें लखीमपुर खीरी पर टिकी हुई थी। पुलिस को भी आशीष मिश्र के आने का इंतजार था। आशीष को सुबह 11 बजे तक पेश होने के लिए कहा गया था। वैसे पहले भी पुलिस ने एक समन भेजा था। पहले समन का असर तो नहीं दिखा, लेकिन पुलिस के दूसरे समन के साथ कोर्ट की सख्ती ने अपना असर जरूर दिखाया और सुबह 10:38 पर आशीष मिश्र अपने वकीलों के साथ पुलिस के सामने पेश हो गया। इसके बाद मामले की जांच कर रही एसआईटी ने आशीष के साथ लंबी पूछताछ शुरू कर दी। कई बार आशीष पुलिस के सवालों के जवाब देने में लड़खड़ाया। किसानों का आरोप है कि जिस जीप से लखीमपुर खीरी की घटना को अंजाम दिया गया उसे आशीष मिश्र मोनू ही चला रहा था और घटना के बाद वो मौके से भाग निकला था, जबकि आशीष का दावा है कि वो मौके पर था ही नहीं, बल्कि उसके घर पर हो रहे दंगल में वो रेफरी की भूमिका निभा रहा था। अपने समर्थन में आशीष कई सबूत लेकर भी पहुंचा था। पूछताछ के दौरान लगातार आशीष से ये सवाल किया गया कि वो मौके पर था कि नहीं। किसानों का दावा है कि आशीष घटना स्थल पर ही था, इसीलिए ये आशीष को ही साबित करना है कि वो मौके पर नहीं था। मामला लोगों की जान से जुड़ा है, वो भी 4 जान का। पुलिस में दर्ज एफआईआर में आशीष को मुख्य आरोपी बताया गया है। आशीष की तरफ से कई वीडियो भी सौंपे गए हैं, लेकिन एसआईटी का कहना है कि इससे ये साबित जरूर हो सकता है कि दंगल के दौरान आशीष वहां था, लेकिन घटना के समय आशीष कहां था ये वीडियो फुटेज से साबित नहीं होगा। 3 अक्टूबर को दिन में 2:36 से 3:30 तक आशीष अपनी मौजूदगी के कोई सबूत पेश नहीं कर पाया। लंबी पूछताछ के बाद पुलिस ने आशीष को गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस उसकी रिमांड लेने की कोशिश करेगी। आशीष मिश्र ने खुद को पुलिस के सामने पेश कर दिया। इसे कोर्ट और किसानों के दबाव का नतीजा बताया जा रहा है, लेकिन किसान सिर्फ इतने से संतुष्ट नहीं हैं। उनके निशाने पर तो कृषि कानून और एमएसपी है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्र की बर्खास्तगी का मामला भी अब किसानों ने उठा दिया है। किसानों ने सरकार से कहा है कि 12 अक्टूबर तक अजय मिश्र को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया जाए। तो क्या है किसानों का पूरा प्लान, देखिए ये रिपोर्ट। 1 साल से किसान कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। 10 महीने से ज्यादा वक्त हो गया दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। अन्नदाता सरकार से अपने हक की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके चलते किसानों का गुस्सा अब बढ़ता जा रहा है। किसानों ने ठान लिया है कि वो शांत नहीं बैठेंगे और उन्होंने आंदोलन तेज करने का ऐलान कर दिया है, जिसके चलते किसान संगठनों के रुख में और सख्ती आ गई है। इसके अलावा पिछले हफ्ते हुए लखीमपुर कांड को लेकर भी किसानों का आक्रोश चरम पर है, जिसके चलते किसानों ने इस महीने कई कार्यक्रम का ऐलान किया है, जिसकी शुरुआत 12 अक्टूबर को लखीमपुर में जान गंवाने वाले किसानों की अंतिम अरदास से की जाएगी। लखीमपुर से यूपी के शहर और राज्य के लिए अस्थि कलश यात्रा होगी। किसानों की अस्थियां हर राज्य में ले जाई जाएंगी और उनका विसर्जन होगा। 15 अक्टूबर को दशहरे के दिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पुतला दहन किया जाएगा। 18 अक्टूबर को रेल रोको आंदोलन होगा। इसके बाद 26 अक्टूबर को लखनऊ में एक महापंचायत भी बुलाई गई है। बता दें कि 26 अक्टूबर को इस आंदोलन को 11 महीने हो जाएंगे। जहां एक तरफ किसान अपना आंदोलन तेज कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को उम्मीद है कि जल्द ही सीमाएं खुल जाएंगी।
उन्होंने शनिवार को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद यह बात कही। खट्टर ने कहा कि सिंघू और टीकरी बॉर्डर खोलने को लेकर उन्होंने शाह को ब्रीफ किया है। खट्टर ने कहा, हमारे यहाँ रास्ता खोलने का विषय सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, उस पर ऐलानाबाद के चुनाव और किसान आंदोलन पर बात हुई। हमने अपील की है कि किसान शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएं। गृह मंत्री ने कहा कि यही अपील रखनी चाहिए कि शांतिपूर्वक आंदोलन करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। किसानों का गुस्सा बढ़ चुका है और वो अपने आंदोलन को तेज कर रहे हैं। वहीं अब सरकार चाहती है कि बॉर्डर खोल दिए जाएं, यानी अब एक और मुद्दे पर सरकार और किसानों के बीच ठनने वाली है। अब इस मुश्किल में कैसे बचेगी सरकार, ये देखना दिलचस्प होगा। किसानों के आंदोलन से बीजेपी मुश्किल में फंसी हुई है। किसान लगातार आंदोलन का दायरा बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे मोदी सरकार के खिलाफ लोगों में असंतोष भी बढ़ रहा है। वैसे असंतोष के सुर तो कांग्रेस के अंदर भी दिख रहे हैं, खासतौर पर 2 साल से पार्टी में अध्यक्ष की कुर्सी खाली पड़ी रहने को लेकर। लेकिन अब जल्द ही पार्टी को नया अध्यक्ष मिल सकता है। पार्टी अध्यक्ष के चुनाव के लिए 16 अक्टूबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है। इसमें और भी कई मुद्दों पर चर्चा होगी। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पंजाब में कांग्रेस सरकार ने बड़ा बदलाव कर दिया था, जिसके बाद से पूरी राजनीति में हलचल मच गई थी। ऐसा माना जा रहा था कि अब पंजाब कांग्रेस में विवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने भी पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। पंजाब में पार्टी के अंदर बदलते हालात के चलते पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया था कि पार्टी का अध्यक्ष ही नहीं है तो फैसले कौन ले रहा है। कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर मांग की थी कि तत्काल CWC की बैठक बुलाई जाए ताकि इस पर खुलकर बात हो सके। जिसके बाद कांग्रेस आलाकमान ने बड़ा फैसला लिया और उन्होंने ऐलान किया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग 16 अक्टूबर को दिल्ली में होगी। मीटिंग में मौजूदा राजनीतिक हालात, आगामी विधानसभा चुनावों और संगठनात्मक चुनावों पर चर्चा की जाएगी। कार्यसमिति की बैठक को लेकर कांग्रेस के सी वेणुगोपाल ने ट्वीट किया है। कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक शनिवार 16 अक्टूबर को सुबह 10 बजे होगी। इस बैठक के एजेंडे में देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति, आगामी विधानसभा चुनाव और पार्टी के संगठनात्मक चुनाव शामिल होंगे। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पहले ही साफ कर चुकी हैं कि वो और ज्यादा समय तक पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष नहीं रहेंगी। इसीलिए पार्टी को जल्दी से जल्दी अपना अध्यक्ष चुन लेना चाहिए। इसलिए वर्किंग कमेटी में कांग्रेस के महाधिवेशन को बुलाए जाने की तारीख पर चर्चा हो सकती है, जिसमें पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव कराया जा सकता है। चुनाव इसी साल के अंत तक हो सकता है, क्योंकि इसके बाद यूपी सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो जाएगा। CWC की बैठक में विधानसभा चुनावों को लेकर भी चर्चा होगी। इस साल शायद कांग्रेस को पार्टी का अध्यक्ष मिल जाए, जिससे 4 महीने में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतर सके। जिन राज्यों में चुनाव है उनमें सबसे महत्वपूर्ण है यूपी, और यूपी की कमान संभाल रखी है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने, और अब उन्होंने यूपी में ही डेरा जमाने का ऐलान कर दिया है, जिससे कांग्रेस में भी उत्साह दिख रहा है। प्रियंका को लेकर क्या है कांग्रेस की पूरी रणनीति, देखिए ये रिपोर्ट। प्रियंका गांधी ने अब लखनऊ में ही डेरा डालने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस महासचिव ने कहा है कि अब वो चुनावों तक यूपी में ही रहेंगी। प्रियंका के ऐलान के बाद से पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा है। पार्टी लखीमपुर खीरी मामले में फंसी योगी सरकार को अब कोई भी राहत देने को तैयार नहीं है। प्रियंका गांधी लखनऊ में अपने रिश्तेदार शीला कौल के यहाँ रुकती रही हैं और इस घर को अब प्रियंका गांधी के निवास के लिए तैयार कर दिया गया है। कौल का घर लखनऊ के गोखले मार्ग पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है। रविवार को प्रियंका गांधी वाराणसी से पार्टी के प्रचार का शंखनाद करेंगी। वाराणसी में सुबह प्रियंका गांधी बाबा श्री काशी विश्वनाथ, मां कुष्मांडा और बाबा काल भैरव दरबार का दर्शन करेंगी और फिर कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत करेंगी। जगतपुर स्थित इंटर कॉलेज में प्रियंका प्रतिज्ञा रैली को संबोधित भी करेंगी। सियासी गलियारों में पूर्वांचल का केंद्र माने जाने वाले बनारस में प्रियंका धार्मिक और सियासी दौरा दोनों एक साथ कर रही हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय राय ने बताया है कि इस रैली में प्रियंका गांधी जनता को 7 वचन देंगी और सरकार बनने के बाद सबसे पहले उन वचनों को निभाएंगी। ये 7 वचन क्या हैं, इनका खुलासा प्रियंका रैली में ही करेंगी। लेकिन इन वचनों को देते वक्त प्रियंका बाकायदा हाथ उठाकर प्रतिज्ञा करेंगी। दरअसल कांग्रेस के अंदर लखीमपुर खीरी की घटना के बाद नई जान आ गई है। प्रियंका गांधी ने इस मामले में जिस तेजी से प्रतिक्रिया दी, उसका अंदाजा योगी सरकार को भी नहीं था। लखीमपुर खीरी में हुई घटना की खबर मिलते ही जहां वो तुरंत वहां के लिए निकल गई थी, वहीं दूसरे दल सुबह होने का इंतजार करते नजर आए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष तो इस मामले में बहुत ही पीछे रह गए।
यूपी में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बदला तो है, लेकिन अभी भी पार्टी की राह आसान नहीं दिख रही है, क्योंकि यहां एसपी और बीएसपी जैसी मजबूत विपक्षी पार्टियां पहले से ही मैदान में हैं। बीएसपी चीफ मायावती ने आज अपनी ताकत दिखाकर बता दिया कि बीएसपी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने योगी सरकार के साथ ही विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा है। साथ ही उन लोगों को भी तल्ख अंदाज में समझा दिया जो सर्वे में बीएसपी की सीटें कम आती दिखा रहे हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती की सभा में उमड़ा जबरदस्त हुजूम बता रहा है कि यूपी में चुनाव बीजेपी और सपा के बीच नहीं है, बल्कि बीएसपी की भी मजबूत चुनौती बरकरार है। राज्य की सत्ता से 10 साल की दूरी के बावजूद बीएसपी समर्थकों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। लखनऊ के कांसीराम स्मारक स्थल पर आयोजित सभा में मायावती ने बीएसपी समर्थकों से कहा कि इस समय तमाम सर्वे आ रहे हैं जिसमें बीएसपी को पीछे दिखाया जा रहा है। ये सोची समझी रणनीति होती है। सर्वे में बीएसपी को हमेशा कमजोर बताया गया है। हाल ही में बंगाल चुनावों में सर्वे आए थे जिसमें बीजेपी को जीतता हुआ बताया जा रहा था, लेकिन सरकार ममता बनर्जी ने बना ली, इसीलिए इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा, चुनावों के लिए हम कोई घोषणा नहीं करेंगे। हमारी सरकार बनी तो पहली प्राथमिकता पुरानी सरकार के शुरू किए गए कामों को पूरा करने की होगी। हमारी सरकार राजनीतिक विरोध के नाम पर पुरानी योजनाएं बंद नहीं करेगी, बल्कि सभी योजनाओं को पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही मायावती ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। आप पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा कि कोरोना के समय दिल्ली के सीएम केजरीवाल घर से नहीं निकले, उन्होंने मजदूरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। अब बिजली पानी फ्री देने की बात कहकर यूपी में पांव जमाने की कोशिश में हैं और ये बात बिल्कुल झूठी है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वोट के लिए जनता से वादे कर रही हैं जो हवा हवाई है, उनमें रत्ती भर भी दम नहीं है। बीएसपी प्रमुख ने कहा कि 2007 में यूपी में बीएसपी की सरकार बनी थी। जनता ने हमारा शासन देखा है। बीएसपी के शासन में प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम रही थी। यूपी में विधानसभा चुनाव करीब हैं, इसीलिए यहां राजनीति जमकर हो रही है। लेकिन महाराष्ट्र में तो राजनीति एक छापे की कार्रवाई को लेकर चल रही है। एनसीपी ने इस मामले में एनसीबी और बीजेपी को निशाने पर ले लिया है। जब एनसीबी पर सवाल उठे तो उसे जवाब देना पड़ गया। तो क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट। मुंबई क्रूज पार्टी पर एनसीबी के छापे के बाद बॉलीवुड सहमा हुआ है, तो महाराष्ट्र में इसे लेकर राजनीति तेज हो गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक ने एनसीबी पर कई आरोप लगाए हैं, जिस पर एनसीबी को सफाई देनी पड़ी। एनसीबी की ओर से दावा किया गया कि हम जो भी कार्रवाई करते हैं वह एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के बाद की जाती है। यह इन्फॉर्मेशन हमारे सोर्सेज या फिर पब्लिक की तरफ से हो सकती है। नियम के मुताबिक हर रेड में कम से कम 2 इंडिपेंडेंट विटनेस को शामिल करते हैं। इस पूरे ऑपरेशन में कुल 9 इंडिपेंडेंट विटनेस शामिल किए गए। हमने 14 लोगों को शिप से पकड़ा था और उसमें से 6 लोगों को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया। दरअसल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री मलिक ने एनसीबी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि एनसीबी ने टारगेट करके क्रूज पर छापा मारा और 1300 लोगों में से सिर्फ 11 लोगों को हिरासत में लिया था। इन्हें पकड़ने के बाद ऑफिस लाया गया और इसमें से आर्यन अरवाज और मुनमुन समेत 8 को अपने पास रखते हुए बाकी 3 आरोपियों को जाने दिया गया। मलिक का आरोप है कि जिन 3 लोगों को एनसीबी ने छोड़ा उनमें एक भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा मलिक ने कहा कि आर्यन को ट्रैप करके शिप पर बुलाया गया था। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से पूरे मामले में जांच करवाने की मांग की है। अब मलिक के आरोप कितने सही हैं और कितने गलत, ये देखने वाली बात होगी। और बुलेटिन के आखिर में बात देश की बढ़ती परेशानी की। कोरोना महामारी की परेशानी से देश उबरा भी नहीं था कि अब एक नई परेशानी दस्तक देने वाली है। देश में थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले की कमी होने लगी है। कई प्लांट्स में तो 4 दिन का ही कोयला बचा है। कोयले की कमी के चलते बिजली उत्पादन में बड़ी गिरावट देखी जा सकती है, जिससे लोगों को बिजली कटौती का भी सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली में तो बिजली कंपनी ने लोगों को मैसेज भेजना भी शुरू कर दिया है। देश में थर्मल पावर प्लांट्स कोयले की कमी का सामना कर रहे हैं। हाल ही में चीन में बिजली की कमी से जो हालात बने थे वो अब भारत में बनते दिख रहे हैं। देश के ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने भी थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले की कमी को स्वीकार करते हुए कहा कि जो स्थिति है उसे सामान्य नहीं कहा जा सकता। अगला 1 सप्ताह मुश्किल भरा हो सकता है। सरकार को उम्मीद है कि 15 अक्टूबर के बाद मौसम में ठंडक आ जाएगी, जिससे बिजली की खपत में कमी आएगी और तब तक कोयले की आपूर्ति को भी सामान्य बनाने में मदद मिल सकती है।
लेकिन तब तक देश के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली में बिजली आपूर्ति करने वाली टाटा पावर की ओर से लोगों को मैसेज भेजे जा रहे हैं कि शनिवार से लोग बिजली का इस्तेमाल कम करने की कोशिश करें। कंपनी द्वारा भेजे जा रहे एसएमएस में कहा गया है कि उत्तर भारत में उत्पादन संयंत्रों में कोयले की सीमित उपलब्धता के कारण दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे के बीच बिजली आपूर्ति की स्थिति बिगड़ सकती है। कृपया विवेकपूर्ण तरीके से बिजली का उपयोग करें, एक जिम्मेदार नागरिक बनें। असुविधा के लिए खेद है। टाटा पावर DDL। तो दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक बिजली की खपत सबसे ज्यादा होती है और इस मुश्किल समय में जरूरत के अनुरूप बिजली की खपत करने की बात बिजली कंपनी ने कही है। दूसरी तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में पीएम मोदी को पत्र लिखकर राजधानी दिल्ली को बिजली की आपूर्ति करने वाले बिजली संयंत्रों के लिए पर्याप्त कोयला और गैस देने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।